नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। आज बड़ी खबरों की हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं मौलाना साद। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कहने पर करवाया गया था कोरोना का टेस्ट और जमात के मुखिया हैं मौलाना साद। तो काफ़ी लंबे अरसे से उनकी तलाश की जा रही थी और इस बीच बड़ी खबर ये मिल पा रही है कि क्राइम ब्रांच के कहने पर उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। और साथ ही खबर ये भी मिल पा रही है कि कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं मौलाना साद। तो इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी खबर ये मिल पा रही है कि आज इस खबर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं कि मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये भी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कहने पर उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था। आपको याद होगा किस तरह से जमात से हजारों की संख्या में लोग बाहर निकले थे, जिसके बाद उनके टेस्ट किए गए और कोरोना टेस्ट में काफ़ी बड़ी संख्या में जमाती पॉजिटिव पाए गए। और इस बीच बड़ी खबर ये मिल पा रही है, जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, कि कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं मौलाना साद। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या क्राइम ब्रांच की तरफ से उन्हें नोटिस दिया जा चुका है और क्या वाकई में कल क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ करने जा रही है? सूत्रों के मुताबिक कल क्राइम ब्रांच के सामने मौलाना साद पेश हो सकते हैं। मौलाना साद की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। साद के वकील ने कहा कि मौलाना की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। वकील ने बताया कि मौलाना साहब ने क्राइम ब्रांच के कहने पर कोरोना टेस्ट करवाया था। कुछ दिन पहले एक पत्रकार से फोन पर बात पर हुई उनसे, तो मौलाना साहब ने कहा कि जांच एजेंसियों को पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैंने टेस्ट करवा लिया है। मैंने और मरकज के साथियों ने क्वारंटीन का टाइम पूरा कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने 2 नोटिस भेजे थे, मैंने दोनों का जवाब दिया। पुलिस ने मेरे बेटे के सामने मेरे घर की तलाशी ली है, मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा से हमने बात की, उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात मामले में जांच हो रही है। मौलाना साहब के पुलिस के संपर्क में होने की जानकारी मुझे नहीं है, यह उन्होंने कहा। अच्छा, ये बताइए सुधीर जी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है मौलाना साद पर और इसके अलावा उनके ऊपर ईडी ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसे में ये तमाम मामले एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? ईडी की तरफ से भी क्या कोई नोटिस जारी किया गया है मौलाना साद को? जी, ईडी की तरफ से जो 2005 से बिकॉज तो लगातार विदेशों से फंड आ रहा था और उसमें उन्होंने एक ये भी कहा है कि हवाला से काफी पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो वो एक केस बनता है। और दूसरा जो कोरोना को जो गैर इरादतन हत्या का जो उनके ऊपर दर्ज किया गया है, उसमें लगभग 9,000 मकरज में लोग आए थे जिन जो कोरोना के पॉजिटिव हुए और उनके संपर्क में आने वाले लोग पॉजिटिव हुए, तो इसलिए उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। तो ये दोनों केस चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। दोनों मामले यहाँ पर साथ में चलने वाले हैं और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आलोक भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला हमारे सामने आया, हमने देखा जमात से कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आए और ऐसे में अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है मौलाना साद पर। माफ कीजिएगा, अनूप जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप भटनागर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जी अनूप जी। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से सारी कुछ हुई है, तो लॉकडाउन के दौरान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मौलाना साद या उनके आदमी पुलिस के थे और पुलिस ने भी शायद कुछ मामले को शांत होने के लिए कुछ समय दिया ताकि चीजें नियंत्रण से बाहर नहीं हो पाए। अब ऐसी चर्चा है कि कल शायद मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे। क्राइम ब्रांच में पेश होने के बाद की क्या स्थिति होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मौलाना जी के साथ के खिलाफ बहुत गंभीर मामलों में, गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं।
अगर पुलिस उनको अरेस्ट करती है तो तुरंत ही उनको मजिस्ट्रेट सामने पेश करना होगा पुलिस कस्टडी के लिए, और हो सकता है कि कोर्ट उनको पुलिस कस्टडी में दे पूछताछ, फर्दर पूछताछ के लिए। जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस कस्टडी में उन्हें भेजा जा सकता है, लेकिन जिस तरह का रवैया रहा है मौलाना साद का, पहले उनके स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, उसके बाद वो बयानबाजी करते हुए नजर आए ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से, लेकिन सामने नहीं आए। अब जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है या पूछताछ की बात कही जा रही है, क्या ये माना जाए कि जिस तरह का अपराध उन्होंने किया है इस मामले में काफी गंभीर सजा उन्हें मिल सकती है जिस तरह से ट्रायल आगे बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। हमने देखा है कि कितनी बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने पूरे देश में इस वायरस को फैलाया है। देखिए, अभी अल्टीमेट क्या होगा ये कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि जब तक मौलाना साद पुलिस के सामने नहीं आते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करती लेती है, और उसके बाद पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं करती है। आरोप पत्र में क्या लिखा जाता है, किस तरह की चीजें बनती हैं, अदालत में किस तरह आती हैं, उसके आधार पर ही आप आगे की चीज तय कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि मौलाना साहब इतने लंबे समय तक जो है उनका कोई वो नहीं था और वो मतलब बयान देते रहे सब, तो मुझको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग रही होगी, या हो सकता है किसी इन्फॉर्मर के माध्यम से या किसी और कुछ से कि जो है चीजों को पहले आप शांत हुए। लगातार ये चल रहा था जमातियों के यहाँ से वहां तक जाने की वजह से ये जो कोरोना वायरस के कैसे मामले बढ़ रहे हैं, उस समय सोसाइटी में भी एक अजीब तरह का तनाव फैल रहा था। धीरे धीरे सरकार ने भी ये करने की कोशिश करी कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं हो, ये सिर्फ एक है कि एक वर्ग के कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदारी उसका परिचय दिया है। तो जहां तक शुक्रिया अनूप जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से मौलाना साद का यहां कोरोना टेस्ट करवाया गया है। क्राइम ब्रांच के सामने कल वो पेश हो सकते हैं। ये भी आपको बता दें, तबलीगी जमात के मुखिया हैं मौलाना साद, और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जमात से तमाम लोगों को बाहर निकाला गया था, क्वारंटीन सेंटर्स में पहुँचाया गया था, और इन लोगों में विदेशी भी शामिल थे। जी हां, आपको बता दें इन लोगों में विदेशी भी शामिल थे, और कई ऐसे विदेशी थे जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका था या फिर वो टूरिस्ट वीज़ा पर हिंदुस्तान पहुंचे थे। इसको लेकर भी पूछताछ इनसे ज़रूर की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर ये कि जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं मौलाना साद। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और एक और अच्छी खबर और बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जी हां, आपको बता दें प्लाज्मा थेरेपी से 49 साल का मरीज राजधानी दिल्ली में ठीक हो चुका है। जी हां, आपको बता दें प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का पहला मरीज ठीक हो चुका है। साकेत के मैक्स अस्पताल से मरीज को छुट्टी भी मिल चुकी है। तो एक राहत की खबर आज आई, जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी से 49 साल का मरीज ठीक हो चुका है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का पहला मरीज ठीक हुआ है। साकेत के मैक्स अस्पताल से मरीज को छुट्टी मिल चुकी है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, हम आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या और किस प्रकार से कोरोना वायरस का इलाज इस थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। देखिए, मेरे घर में, मेरी कॉलोनी में, मेरे इलाके में जो है वो गैंगस्टर घुस गए हैं, उसे हम बोलते हैं एंटीजन जी। और मैंने वहाँ पे पीसीआर वैन बुलाई, जिसे बोलते हैं पीसीआर टेस्ट। तो पीसीआर वाले पुलिस आए, अगर उन्होंने उनको हैंडल कर लिया तो ठीक है जी। अगर उन्होंने हैंडल नहीं किया तो नॉर्मल पुलिस को आने में टाइम लगता है। उस सिचुएशन के अंदर में मेरे को अगर बाहर से कोई हेल्प चाहिए तो जो आदमी जो ठीक हो चुका है उसके शरीर में जो पुलिस बनी हुई है वो पुलिस डाल दूं मेरे में, तो मेरी क्राइसिस मैनेज हो जाएगी जी। इसका फायदा तभी है जब अर्ली दिया जाए, नॉट लेट। इट हैज नो वैल्यू अगर आप इसको चढ़ाओगे 2 हफ्ते बाद में, तो जल्दी अगर चढ़ाते हैं। नंबर 1, जिस आदमी ने प्लाज्मा दिया वो नेगेटिव होना चाहिए एंटीजन से। दूसरा, उसके अंदर में एंटीबॉडीज यानी कि पुलिस होनी चाहिए। तीसरा, वो पुलिस आर्म्ड होनी चाहिए, जिसको हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मिलते हैं।
तो अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे पास में कि ये कितना इफेक्टिव होगा, लेकिन नुकसान नहीं करता, फायदा कर सकता है, इसलिए इसको ट्राई किया जा रहा है सब जगह में। एक दो केसेस अगर रिकवर हो गए तो वी विल नॉट से दैट, सो इट इज बीइंग डन। अमेरिका में तो ये बहुत ज्यादा हो रही है प्लाज्मा थेरेपी। रेड क्रॉस सोसाइटी ने इसको टेक ओवर कर लिया है पूरा, इसको प्लाज्मा थेरेपी को, और रेड क्रॉस जो है पूरे अमेरिका में ब्लड को वहाँ पे लोगों तक पहुंचा रही है। इंडिया के अंदर में भी यस, विद अ शेयर डिसीजन, अगर डोनर और रेसिपिएंट दोनों एग्री होते हैं तो जो आदमी ठीक हो गया है 2 हफ्ते बाद में अपना ब्लड 500 ml दे सकता है प्लाज्मा, जिससे 3 से 4 लोगों को खून चढ़ाया जा सकता है। अगले हफ्ते फिर दे सकता है, तो एक आदमी कम से कम 10 लोगों को प्लाज्मा दे सकता है। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, इसको लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया जाता है, क्या ये माना जाए कि पूरी तरह से ये जो थेरेपी है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बात नहीं कही जा सकती है कि इस थेरेपी के माध्यम से इलाज हो सकता है? क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के विषय में भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी वैक्सीन का ट्रायल हुआ है और काफी पॉजिटिव नतीजे वहां आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन का इंतजार करना चाहिए, उनकी तरफ से पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। पेशेंट एंड द डॉक्टर, आईसीएमआर हैज अलाउड इट। पेशेंट और डॉक्टर मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे जरूरत है कि नहीं है। इट हैज नथिंग, गवर्नमेंट कैन नॉट एंडोर्स इट, बिकॉज अभी तक ना डीसीजीआई, इसको कंपैशनेट यूज बोलते हैं, जिसको ऑफ लेवल बोलते हैं, ऑन लेवल नहीं बोलते। ऑफ लेवल का मतलब होता है कि डॉक्टर और पेशेंट केस टू केस बेसिस में दोनों की अगर कंसेंट हो तो दे सकते हैं। अच्छा, ये जो उम्र की बात अगर हम करें तो यहाँ 49 साल का मरीज ठीक हुआ है, इस तरह की बात कही जा रही है। तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए क्या किसी तरह का उम्र का बंधन होता है कि बच्चों में नहीं हो सकता या बुजुर्गों में नहीं हो सकता, या किसी पर भी इस थेरेपी को अपनाया जा सकता है? किसी का वो नहीं है। आइडियली तो ये अर्ली फेज में देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर में जो प्रोटोकॉल के हिसाब से ये दे रहे हैं, जो आदमी अर्ली डिटोरिएट हो रहा है उसको दे रहे हैं। दैट इज द सिचुएशन। एंड हर आदमी को अगर देना चाहे, कोई भी आदमी लेना चाहे तो इसमें ना नहीं है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह रिस्क तो है ना, इसमें बाकी सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं। नंबर 2, उसका अगर एंटीजन थोड़ा सा भी पॉजिटिव हुआ शरीर के अंदर में तो क्या करेगा पता नहीं। So it is still ऑफ लेवल यूज, इट इज स्टिल एक्सपेरिमेंटल, इट इज स्टिल विद अ कंसेप्ट। अच्छा, भारत के लिहाज से प्रैक्टिकल है क्या कि तमाम ऐसे लोग जिन्हें कोरोना वायरस हो चुका है उनका प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा सके, जिस तरह की हमारी जनसंख्या है? ऐसे कई सारे लोगों में ये ट्रायल चल रहा है, हर अस्पताल में चल रहा है। अमेरिका के अंदर में कम से कम हजारों की तादाद में ये चल रहा है इसके साथ में जो है। So I don't think so there is any issue in giving this. Anybody who wants to take it, अगर उसको कंसेंट है उसकी और पेशेंट की कंसेंट है और उसकी कंसेंट है रिलेशन की, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज हार्मलेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी वो पहुंचा रहे थे, किसी भी मरीज में अगर कोरोना वायरस है और डॉक्टर और मरीज मिलकर अगर फैसला करते हैं तो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से मरीज का इलाज किया जा सकता है। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, प्लाज्मा थेरेपी से 49 साल के मरीज का इलाज किया गया। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का पहला मरीज ठीक भी हो चुका है। साकेत के मैक्स अस्पताल से मरीज को छुट्टी भी मिल चुकी है। और एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। जी हां, आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्लान तैयार किया गया है। एग्जिट प्लान इसे कहा जा रहा है। विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्लान बनाया गया है। ये भी आपको बता दें कि विदेश सचिव की मीटिंग में यहां प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्लान तैयार किया गया है जिसका नाम एग्जिट प्लान रखा गया है। ये भी आपको बता दें किस तरह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। विदेश सचिव की मीटिंग में ये प्रेजेंटेशन हुआ। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आरती मेहरा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। आरती जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि लगातार ये मांग तो की जा रही थी कि ऐसे लोग जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए, और सरकार ने पहले भी कुछ इस तरह के कदम उठाए हैं। इस बार का जो एग्जिट प्लान तैयार किया जा रहा है वो क्या है और किस तरह से अमल में लाया जाएगा?
हाँ बिल्कुल, देखिए भारत की सरकार बहुत ही संवेदनशील से और बड़े सार्थक तरीके से पूरे प्लान को बनाते हुए एक विजन के साथ काम कर रही है। इस महामारी में जिस प्रकार से ये विश्व में इतनी बड़ी विपदा आई है और भारतीयों के प्रति संवेदनशील होकर पहले भी भारत सरकार ने जगह जगह से अपने भारतीयों को जो वहाँ फंसे हुए थे, स्टूडेंट्स थे, उनको चाहे चाइना में थे, चाहे सिंगापुर में थे, पेरिस में थे, अलग अलग कंट्रीज से उनको लेके आए। और अभी भी जैसे जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जैसे जैसे लोगों की ईमेल्स आती जा रही हैं, जैसे जैसे वो लोग प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूएस में हैं और वो फंसे हुए हैं और वो भारत में आना चाहते हैं, तो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार इस पे अपना काम कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि विश्व में अपने आप में एक उदाहरण है। एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं, जहां वो देश में हर एक के प्रति, खास तौर पे गरीबों के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक मानवीय, एक बहुत ही संवेदनशील चेहरा रखा है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो उसी हिसाब से पूरा कार्य करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी हमसे बातचीत करने के लिए। आरती मेहरा जी भारतीय जनता पार्टी की नेता हमारे साथ मौजूद थी और जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार इस काम को करने के लिए कटिबद्ध है, तमाम तरह के कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आरबी उपाध्याय जी विदेशी मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय जी, जिस तरह की बात कही जा रही है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा ऐसे तमाम भारतीय जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की तैयारी की जा रही है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? देखिए, राष्ट्र में है और ये स्टेप एक अच्छा फैसला, बिल्कुल एक सराहनीय फैसला है। देखिए, कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति है वो अपने राष्ट्र के प्रति देखता है। जब भी कोई संकट आती है तो प्रवास, देखिए वो पूरे जीवन कमा के देश के लिए सेवा करते हैं, इसके लिए पैसा देते हैं, बनाने की करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा अपने राष्ट्र के साथ, अपने राष्ट्र की है कहीं। तो ये उम्मीद करते हैं कि जब भी संकट की घड़ी आती तो राष्ट्र को अपना राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, राष्ट्र अध्यक्ष को उसको अपना राष्ट्र निभाना चाहिए। और जो भारतीय बचे हैं उनकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद चलिए, आरबी उपाध्याय जी आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट तौर से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे कि नंबर एक बार फिर से लगाया जाए। और इस बीच एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से विदेश मंत्रालय की तरफ से तैयारी की जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर एग्जिट प्लान भी तैयार कर लिया गया है, विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। आरती मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता। साफ तौर से उनका ये कहना था कि सरकार की तरफ से ये प्रतिबद्धता है और ऐसे में जल्द से जल्द कई और कदम भी उठाए जाएंगे। और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं कि विदेश मंत्रालय ने तैयार कर लिया है एग्जिट प्लान, विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्लान बनाया गया है। विदेश सचिव की मीटिंग में इसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। तो ऐसे तमाम लोग जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं, ऐसे तमाम भारतीय, उनके लिए राहत की खबर ये बताई जा रही है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी भारतीय फंसे हुए हैं। कल ही हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, ऑस्ट्रेलिया में भरत वर्मा एडवोकेट फंसे हुए थे अपने परिवार के साथ, और ये खबर हमने अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई थी। और ऐसे में उनके लिए भी राहत की बात ये कही जा सकती है जिस तरह से खबरें आ रही हैं। और खबरों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है तमाम उन भारतीयों को वापस लाने का जो कि विदेशों में फंसे हुए हैं। और चलिए एक बार फिर से बातचीत करते हैं आरबी उपाध्याय जी से, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उपाध्याय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उपाध्याय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, अपनी बात पूरी करें। आप बता रहे थे कि सरकार के इस कदम को आप किस प्रकार से देखते हैं?
देखिए, सराहनीय कदम है और कोई भी राष्ट्र है वो अपने नागरिकों के लिए बिल्कुल ऐसी संकट की घड़ी में इसका कदम उठाता सराहनीय कदम है। और आप देखेंगे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश अपने एक नागरिक के साथ ही अगर कहीं कोई तकलीफ में होता है फौरन सामने आता है। तो इस संकट की घड़ी पूरी जिंदगी जो कमा कमा के जो भी प्रवासी भारतीय हैं सब पैसा भेजते हैं और भारत को मजबूत और समृद्ध करते हैं, तो वहाँ बिल्कुल राष्ट्र की ड्यूटी बनती है कि अपने नागरिकों के लिए बिल्कुल तत्पर पैसा डाला है। तो बिल्कुल एक सराहनीय कदम है और कोई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी हमसे बातचीत करने के लिए, और माफ़ी चाहेंगे कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपकी बात पूरी तरह से हम नहीं सुन पाए, लेकिन इस बीच जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से प्लान तैयार कर लिया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। जी हां, आपको बता दें प्रवासी मजदूरों पर बोले हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मजदूरों को जल्द बसों से घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकारों से लगातार बातचीत हो रही है, कल प्रधानमंत्री से दोबारा बात होगी। ये तमाम बातें कही हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। मजदूरों को जल्द बसों से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर दोबारा से बातचीत की जाएगी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले किस तरह से मुंबई में एक जगह पर काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए थे। लगातार उनकी मांग थी कि उन्हें उनके घर पर पहुंचाया जाए, और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों पर बोले हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा है कि मजदूरों को जल्द बसों से घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से मजदूर लगातार अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि मजदूरों को बसों से उनके घर भेजने के विषय में बातचीत की जाएगी प्रधानमंत्री से। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। महाराष्ट्र से फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी शुभम पांडे। शुभम, क्या अपडेट आपके पास, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने और किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने के लिए? जी देखिए, आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोपहर के वक्त एक राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर शब्दों में कह दिया कि महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं खुलेगा, लेकिन हाँ, जो प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से यहाँ महाराष्ट्र में जो बसे हैं, मुंबई में बसे हैं, उन्हें उनके गांव वापस भेजने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में भी ये भी कहा कि ट्रेन तो फिलहाल शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि ट्रेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से बातचीत जारी है और इस पर हम सरकार से कल जब पूरे देश भर में सारे मुख्यमंत्री जब कल पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी राय रखेंगे, तब मुख्यमंत्री भी अपनी उद्धव ठाकरे भी अपनी बात रखेंगे कि कैसे जो मुंबई महाराष्ट्र में जो प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं उन्हें उनके गांव वापस भेजा जाए, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किया जाए। चूंकि लग यही रहा है कि जिस तरीके से बसों का इंतजाम किया जा सकता है जिसमें प्रवासी मजदूरों को वहां पर उसमें बिठाया जाएगा और उन्हें उनके वतन या उत्तर प्रदेश या जिस राज्य से जो यहाँ पर मुंबई और उसके आसपास इलाकों में जो रहते हैं उन्हें वहां तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि चलिए, वाकई में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमसे बातचीत करने के लिए। संजय सिंह ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने तो कह दिया है कि मजदूरों को बसों में भरकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। अगर इसे अमल में लाया जाता है तो इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रदेश के लोगों के प्रति। और ये जो महाराष्ट्र में फंसे हुए मजदूर हैं, ये असंगठित मजदूर जिनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अब इसमें से जो लोग जहाँ फंसे हुए जिस तरीके से कह रहे हैं, अगर वो कर सके तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि चूंकि महाराष्ट्र में और मुंबई में इसका प्रभाव, इस महामारी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो जहाँ पे जो लोग सुरक्षित हैं यहाँ से जिनको निकाला जाए उनकी टेस्टिंग की जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि क्योंकि इसमें
एसिम्टोमेटिक भी बहुत ज्यादा हैं, जिनमें सिम्टम्स ही नहीं मिल रहे हैं। 80% तो ऐसे लोग हैं। तो जो लोग सुरक्षित हैं उनको में भी धोखे में डालने के बजाय अगर उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उन लोगों को क्वारंटाइन करके, क्योंकि जहां जाएंगे वहां भी तो लोगों की सुरक्षा, अगर वहां से कम तादाद में कम फैला हुआ है और जाके बढ़ जाए तो इसका भी प्रिकॉशन लेना चाहिए सरकार को। और इन सब बातों का विचार करके लोगों को अगर उचित ढंग से उनके घर तक पहुंचा दिया जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि अगर इस तरह से हर प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा करते जाएंगे और मजदूरों को उनके उनके राज्यों में पहुंचाया जाएगा तो लॉकडाउन का क्या होगा? जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका क्या होगा? उनकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि अगर तमाम ऐसे लोग जिनके अंदर बीमारी के लक्षण नहीं हैं वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वहां पर बीमारी को फैलाते हैं, तो ये तो खतरे की घंटी है ना। बिल्कुल सही बात है, ये संकट है। और महाराष्ट्र के ऊपर तो सबसे बड़ा संकट ये है क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ जिस तरह से काम हो रहा है वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइंग नहीं है। यहाँ तक तो कई एक केसेस ऐसे हो गए जहाँ पे आदमी की कोरोना से तो उसकी डेथ हो जाती है और उसका कॉज ऑफ डेथ कुछ और बता दिया जाता है, और उसके फैमिली के लोग जो हाई रिस्क पे हैं जिनको चेक करना चाहिए उसके लिए यहाँ के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन करना पड़ता है और इशू बनाना पड़ता है कि उनको चेक करिए आप। तो ये दिक्कतें हैं। जब तक प्रशासन पूरी तरह से सरकार चुस्त दुरुस्त होके अपने लोगों की, देखिए ये लॉकडाउन का मतलब ये है कि इसको छुआछूत से ये फैलेगा, एक दूसरे के संपर्क में आने से में नियमों का पालन करना काफी ज्यादा आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी के नेता रत्नाकर सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, आपकी सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया जा रहा है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि अगर इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ेंगी या अगर इस तरह से नियमों को ताक पर रखा जाएगा तो कोरोना की महामारी के ऊपर हम पूरी तरह से काबू कैसे पाएंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रवासी मजदूरों की जो इच्छा है घर जाने की और ये यहाँ पे उनको अपने परिवार के साथ रहने की, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बांद्रा टर्मिनस से भी हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे किसी एक अफवाह से। तो सरकार, अपनी महाअघाड़ी सरकार इस विषय में बहुत संजीदा है। वो तमाम लोगों से, मजदूरों से या प्रवासी लोगों से एप्लीकेशन ले रही है जो घर जाने के इच्छुक हैं। अब वो उस एप्लीकेशन के आधार पे वो सरकार जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए उनको पूरा एहतियातन चेकिंग करने के बाद ही वो भेजने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी हमसे बातचीत करने के लिए। संजय सिंह जी का भी धन्यवाद करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। जी हां, आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर मिल पा रही है। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर हो चुकी है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखबिर को पकड़ा गया है। गिरफ्तार मुखबिर के पास से 29 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने ये जानकारी दी है। तो पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा रही है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखबिर को पकड़ा गया है। इसके पास से 29 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं और पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने जानकारी दी है। और हमारे संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जगतार जी, क्या जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए सुधा शर्मा जी, जो पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक एक अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का, वो तो वहाँ से हिलाल अहमद है, उसको पकड़ा। उसके पास 29 लाख रुपए की करेंसी भी पकड़ी गई है। और ये अभी पुलिस की जो शुरुआती दौर पे इंटरोगेशन के दौरान उसने बताया कि ये पैसा जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ हैं रियाज अहमद नाइकू, उनकी तरफ से उनको भेजा गया था मनी कलेक्ट करने के लिए। तो वो एक जम्मू कश्मीर के ट्रक का जो नंबर है JK 03F 226261, ये ट्रक के माध्यम से वो आए थे और अमृतसर का एक मेट्रो मार्ट था, वहां उसको गिरफ्तार किया गया बीती रात। और उनके साथ जो ट्रक में था दूसरा जो पकड़ा गया मुजाहिदीन का लोग, वो रईस अहमद था, तो वो भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। तो जिस
बंदे से रिकवरी हुई थी, जो वो एक व्हाइट कलर का एक्टिवा बताया जा रहा था पुलिस की तरफ से। तो वो अननोन पर्सन है, वही व्हाइट एक्टिवा पे आया था। तो उसके साथ ये लोग जो गिरफ्तार किए गए पंजाब पुलिस की तरफ से, और इनके खिलाफ अभी केस दर्ज किया गया और अभी और भी खुलासे होने बाकी है कि ये कितने लोग थे, इनका मकसद क्या था, इतनी बड़ी अमाउंट है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो 29 लाख रुपए कहाँ से आए, ये पंजाब में कैसे, क्या इनके पास कर्फ्यू पास था, JNK कैसे, JNK से पंजाब कैसे आए हैं, तो ये भी पुलिस को भी जांच करनी है, लेकिन लगता है कि काफी बड़ा खुलासा होने वाला है। जी सुधा शर्मा। साथ ही हम आपसे जगतार जी ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि ये जम्मू कश्मीर से आ रहे थे, क्या पंजाब में इनका स्टॉपेज था या इन्हें आगे बढ़ना था? और जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और जिस प्रकार से 29 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, मिले हैं 29 लाख रुपए, इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाना था, इसके बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, अभी इंटेरोगेशन होगी, निश्चित तौर पे पुलिस रिमांड भी हासिल किया जाएगा पंजाब पुलिस की तरफ से, क्योंकि अमृतसर एक बड़ी मार्केट है, तो वहां से कश्मीर से ट्रक आते जाते हैं। लेकिन ये बंदे, इनका भी जैसे पुलिस को पता चला कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के लोग थे, तो क्या ये पहली दफा आए थे या इसके पहले भी वो आते रहे, या इनकी और क्या प्लानिंग थी कर्फ्यू के दौरान, इनके पास कैसे पहुंचा, कौन सी JNK की सरकार की तरफ से इनको जो वहाँ की गवर्नर राज है पास कैसे मिला, इसकी क्या क्या, और कहीं इनकी जो जांच का विषय भी कहीं और तो नहीं इनकी थी, इंटरवीन थी क्या, पूरे देश में अलर्ट भी जारी कर दिया गया, बाकी पुलिस जो देश की सुरक्षा एजेंसियां, उनको भी इनकी जो तस्वीरें या उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो साझी कर दी गई है। पंजाब पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि ये बंदा जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग पकड़े गए हैं, ये पंजाब में आए या पंजाब के अलावा भारत के जो दूसरे हिस्से जो राज्य हैं वहां भी गए हैं। कश्मीर से कितनी दफा वो अलग अलग स्टेटों में गए हैं, कितने लोग थे, रास्ते में किसी ने रोका कि नहीं रोका, इनके पास क्या हथियार थे, ये भी रिमांड पंजाब पुलिस लेगी। उसके बाद ये काफी खुलासे होने वाले हैं कि ये बंदे की बैकग्राउंड तो पता चल गया पंजाब पुलिस को कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं, लेकिन इनकी जो अलग अलग देश विरोधी जो इनकी कोशिशें, वो लगातार जो इनकी कार्रवाई, क्या उनमें इनकी दखल थी, इनकी शमूलियत थी, ये भी अभी जांच का विषय। लेकिन ये कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि कर्फ्यू लगा हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ, उसके भीतर ये एक बड़ा जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं ये गिरफ्तार किए गए। जी है आतंकवादी संगठनों की, क्योंकि लगातार खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसे आतंकवादियों को भेजने की तैयारी की जा रही है जो कि कोरोना संक्रमित हैं, क्योंकि अगर उनकी मृत्यु होती है तो दूसरे लोग संक्रमित हो जाएंगे। या हाल फिलहाल में हमने देखा दिल्ली से ये बड़ी खबर आई कि कई आतंकवादी संगठन वहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला करने की फिराक में है। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत ही खतरनाक मानसिकता है, और इन तमाम आतंकवादी संगठनों के इरादे कितने खतरनाक हैं कि कोरोना महामारी में भी ये लगातार प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ऐसे जो लोग हैं उनका किसी की जिंदगी के साथ कुछ लेना देना नहीं होता, उनका देश के साथ कुछ लेना देना नहीं होता, उनका तो एक अपनी मंजिल है जो, और आप सभी को पता कि इसके पीछे कौन है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ जांच का विषय कि ये कैसे पंजाब में आए, कितनी दफा आए, इनका मिशन क्या था, इनका टारगेट क्या था, कौन कौन लोग थे इनके टारगेट में, ये कहाँ कुछ करने वाले थे, जिस हिसाब से ये आतंकवादी या दहशतगर्द है, इनके मंसूबे क्या थे। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जल्द कि आखिर इनका मिशन क्या था, टारगेट क्या था, इनकी मंजिल क्या थी, और इतनी बड़ी अमाउंट वहां से आई। और जो अमृतसर से अमाउंट वो उसको व्हाइट कलर की जो पुलिस बता रही कि एक्टिवा होंडा पे आया था, वो बंदा कौन था, वो भी कोई मजाउद्दीन का साइलेंट कोई स्लीपर सेल तो नहीं था, अभी जांच का विषय। लेकिन निश्चित तौर पे पुलिस के हाथ, पंजाब पुलिस के पास बड़ी उपलब्धि है, हाथ उनके काफी कह सकते कि कामयाबी मिली है। लेकिन अभी ये बंदे जो दहशतगर्द है, इनका क्या शमूलियत है, अमृतसर के अलावा क्या किसी और सूबे में भी गए थे, किसी और स्टेट में भी गए, ये भी पड़ताल का, जांच का विषय होगा।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगतार जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो तारीफ करनी होगी पंजाब पुलिस के खुलासे की, जिस तरह से कार्रवाई करते हुए यहाँ मुखबिर को पकड़ा गया है। 29 लाख रुपए इसके पास से बरामद किए गए हैं। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। और ये भी आपको बता दें कि इसके बाद ज़रूर खुफिया एजेंसियां और ज़्यादा सतर्क होंगी, जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। और फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।